हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स एजुकेटर्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका एफएमबीडीए का पहला चैप्टर। यह पहला चैप्टर है तो ये भी जानना जरूरी है कि आगे के चैप्टर्स या इस चैप्टर से आखिर हमको किस तरीके से हमारी पढ़ाई को मैनेज करना है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। देखो, कभी भी एक चीज समझ लेना कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सक्सेस आप ये सोचते हैं कि हाँ चलो ठीक है जी, फटाफट फटाफट इंपॉर्टेंट पढ़ के हमको सक्सेस मिल जाती है, मिल सकती है बाय लक, है ना, बाय चांस आपको मिल सकता है। लेकिन सक्सेस ये मान के चलना, अगर आपको बिना डरे सक्सेस चाहिए तो वो कोई शॉर्टकट से नहीं आता है। पूरा मेहनत करना पड़ेगा, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, फुल डिटरमाइंड होना पड़ेगा। मतलब खुद को क्या कहते हैं ना, डिसिप्लिन में रखना पड़ेगा। और क्योंकि आप रिकॉर्डेड क्लासेस देख रहे हैं तो डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो डिसिप्लिन में रह के आप यस अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। गाइडेंस मेरी रहेगी पूरा का पूरा, मैं आपको मोटिवेट भी करता रहूंगा, हर टाइम आपके सपोर्ट में रहूंगा। व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, जब चाहे आप क्या कर सकते हैं, उसमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। तो सपोर्ट मेरा रहेगा, लेकिन मेहनत आपकी रहेगी। 20% काम किसी भी टीचर का होता है, लेकिन 80% काम स्टूडेंट का होता है। मैं हर बार कहता हूँ कि एक ही क्लास में एक बच्चा रैंक लेके आता है और उसी क्लास में दूसरा बच्चा है जो फेल भी होता है। अगर टीचर में सब कुछ हुआ, टीचर में ही जादू हुआ, तो भाई वो बच्चा फेल नहीं होता। ठीक है, तो कहने का मतलब है हम अपना एफर्ट्स, जो टीचर है वो अपना एफर्ट्स बराबर देते हैं, सब बच्चों को इक्वल देते हैं। लेकिन ये सारा सारा मैटर किसका करता है? आप लोगों का करता है कि आप किस तरीके से उसको, हमारे पढ़ाए हुए ज्ञान को कैप्चर कर पाते हैं, है ना, ले पाते हैं और वहां पर एग्जाम में जाकर लिख पाते हैं। तो ये सारा का सारा गेम प्रैक्टिस का है, कोई शॉर्टकट नहीं। अच्छा, कुछ लोग वीडियोस क्या करेंगे, 1x की जगह 1.5x, कुछ लोग तो 2x। अरे आवाज, सर की आवाज क्या सुनना है ना। वो एक कार्टून आता था गिलहरियों वाला, पता नहीं नाम यार, शायद चिप एंड डेल। वैसा आवाज में सुनते हैं। क्यों सुनना है? कहाँ जल्दी है, कहाँ जाना है तुमको, कहाँ पहुंचना है, किस बात की जल्दी है? जहां पहुंचना है वहां जल्दी करके नहीं पहुंच सकते हो। आराम से पढ़ना होगा हर चीज को। पहली बार जब भी पढ़ो, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ो, बहुत आराम से, बहुत स्लोली, एकदम बढ़िया बढ़िया तरीके से हर चीज को अपने आप को ग्रैब करते चलो, है ना। मतलब हर कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे समझते चलो। जल्दीबाजी का काम भैया शैतान का होता है। आराम से करो, बढ़िया से करो, कभी भी जल्दीबाजी हाँ मत करो। और रिवाइज कर रहे हो, नो डाउट, अगर आप रिवाइज कर रहे हो, सेकंड टाइम पढ़ रहे हो, थर्ड टाइम पढ़ रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन फर्स्ट टाइम कभी भी स्पीड से पढ़ने का मत सोचना। ठीक है, अब हम कैसे पढ़ेंगे? सर ये आपने कहा था डायरेक्ट पढ़ा दोगे, बिल्कुल। मैं सोचा था कि हम चलो डायरेक्ट पढ़ाएंगे, लेकिन ऑब्वियसली तुमको समझ में कैसे आएगा? तो मैंने कहा था पहले से कि रेगुलर प्लस एग्जाम ओरिएंटेड बैच है। तो जितना है वो हम आपकी जो बुक है उससे तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ तुमको क्या करेंगे, यूं बाजू में ले जाएंगे और वहां पे भी समझाएंगे। तो प्रॉपर पहले लिखेंगे, फिर अपने बुक में जाके उसको वापस से समझेंगे। मैं कोई जल्दीबाजी नहीं करने वाला हूँ, आपको भी कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। सुनना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अरे सर सर ये क्या बोल रहे हैं, फालतू की बकवास कर रहे हैं ना, इनको यहाँ पे स्किप कर दो। नहीं करना भाई, सुन ले मेरी बकवास। ठीक है, आराम से सुन, बढ़िया से सुन। क्यों? क्योंकि कहाँ ज्ञान की बात निकल जाए पता नहीं चलता। और एफएम एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर हर छोटी से छोटी बात, हर एक टर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसको तो स्किप करने का कभी सोचना भी मत। एफएम बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, ये बेस है। आज अगर आपको एफएम अच्छे से समझ में आएगा ना, तो फाइनल का एसएफएम भी बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। बस ट्यूनिंग सेट होनी जरूरी है। तो स्टार्टिंग या बाद में कभी भी स्किप मत करना। पहली पहली बार जब भी पढ़ रहे हो स्किप मत करना, 1x पे सुनना। और कोशिश करो अगर पॉसिबल हो तो आप पीसी, लैपटॉप, इन्हीं से क्लासेस देखें, मोबाइल से नहीं। जब भी पढ़ रहे हो मोबाइल को एकदम साइड में रख दो, साइलेंट करके रख दो। जब मोबाइल चलाना हो तब सिर्फ मोबाइल चलाओ, जब पढ़ना हो तो उससे पढ़ो। और मैं तो कहता हूँ लाइब्रेरी जैसा माहौल या तो घर पे बना लो, वरना लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। क्यों? क्योंकि एक माहौल आपके लिए बहुत काम करेगा, है ना। ये बातें स्टार्टिंग में हो जानी बहुत जरूरी है। माहौल आपके लिए बहुत काम करता है। आप कैसे पढ़ते हैं, कैसे डिसिप्लिन में होगे, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। माहौल आपके लिए डिसिप्लिन को बनाने का काम करेगा। डिसिप्लिन में रहोगे, रिकॉर्डेड क्लासेस कहीं कोई बुरी नहीं होती है, दी बेस्ट क्लासेस होती है। और हमारी जो क्लासेस है ना, वो पर्टिकुलरली किसके लिए है? केवल और केवल रिकॉर्डेड स्टूडेंट्स के लिए। जो रिकॉर्डेड क्लासेस बाय करते हैं, बनाई उसी के लिए जाती है। कोई मेरे सामने कोई फेस टू फेस स्टूडेंट नहीं बैठा है, हम बनाते ही वही हैं। कभी हम बोल भी देते हैं कि हाँ बच्चा बताओ ये कैसा है, दैट मीन्स सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, एक्टिंग कर रहा हूँ। ठीक है ना, ताकि तुमको ऐसा फील है। बाकी कुछ नहीं है, कोई बच्चा मेरे सामने नहीं बैठा है। सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, ये आपके लिए बनाई गई है, डिजाइन की गई है ना। तो वो सब चीजें दिमाग में रखते हुए बनाई गई है।
कि आपको डाउट कम से कम है, बहुत कम डाउट आपको चांस होगा कि आपको आएगा, वो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो स्टार्ट करें क्या? चलो तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर बिना टाइम वेस्ट किए। तो करें 3 2 एंड 1 स्टार्ट। चलिए देखो फटाफट से, सबसे पहले आप हेडिंग लिख दो, कौन सा चैप्टर। हाँ सर हमको रजिस्टर मेंटेन करना है, बिल्कुल आपको साथ साथ में रजिस्टर मेंटेन करना है, मैं जो लिखवाऊंगा आपको साथ साथ लिखना है। सर लिखा हुआ तो हमको मिल जाएगा ना एप्लीकेशन पे, हम क्यों लिख रहे हैं, हम वहां पे रीड कर लेंगे बेटा, है ना। किसी को बोल दो कि तुम्हारे एग्जाम की कॉपी भी लिख के आ जाए, ठीक है, 3 घंटे में तुमको लिखा हुआ मिल जाए वहां पे, है ना, दे के आ जाना तुम उसका प्रिंट आउट निकलवा के। चल तो लिखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, कोई दूसरा ऑप्शन। सर हम कैसे करें कि हम AIR लेकर आएंगे, ये सब बातें बाद में और करता रहूंगा मैं, लेकिन मेहनत का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ये एक बात पहली क्लास में ही दिमाग में रख लेना। चलिए देखो फटाफट से, कैपिटल स्ट्रक्चर हेडिंग लगाओ, कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके सर, इसमें हमको क्या क्या पढ़ना होगा, किसी भी चैप्टर की शुरुआत में हम सबसे पहले ये देखेंगे टॉपिक्स टू बी कवर्ड, आगे हमको पढ़ना क्या क्या है, उस एक चैप्टर का हमें ओवरव्यू मिल जाएगा। तो देखो फटाफट से क्या क्या करना है, टॉपिक्स टू बी कवर्ड, सर ये भी हमको लिखना है, बिल्कुल तुमको लिखना है, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। क्या क्या टॉपिक्स तुमको यहां पर कवर करने को मिलेंगे इस चैप्टर में, कैपिटल स्ट्रक्चर में। सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर, व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर, आखिर कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है। ये टॉपिक्स टू बी कवर्ड लिखने से क्या होगा पता है, लास्ट में मैं तुमको बोलूंगा एक तो फॉर्मूला शीट तैयार करने का, जितने भी फॉर्मूलाज है फॉर्मूला बेस्ड रहेगा पूरा एफएम, है ना, तो पूरा फॉर्मूलाज जो है वो आपको अलग से एक डायरी में नोट कर लेना होगा। वो डायरी आपको फॉर्मूला डायरी नाम दे दो, फॉर्मूला शीट नाम दे दो, कुछ भी नाम दो, सारे फॉर्मूलाज एक जगह होंगे। और साथ ही साथ एक टॉपिक शीट तैयार करने को बोलता हूँ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, टॉपिक्स टू बी कवर्ड हम यहाँ पे लिख ही लेते हैं, टॉपिक शीट आपको तैयार करनी जरूरी होती है। रीजन, लास्ट में जब आप सब कुछ पढ़ चुके होते हो, रिवाइज कर रहे होते हो या एक बार कर चुके होते हो, फिर आपको क्या करना होगा, बस टॉपिक का नाम देखना है और अब क्या आप इसका आंसर कर पा रहे हो। अगर आप इसका आंसर कर पा रहे हो, अगर आपको चीजें याद है, दैट मीन्स आपने उस सब्जेक्ट पे अपनी कमांड बना ली है। अदरवाइज ये मान के चलना आपको वो सब्जेक्ट पे कमांड नहीं है, आपको नहीं आता है, सिर्फ मन को बहकावा देने से, है ना, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड इसलिए बहुत जरूरी है, लास्ट में आपके बहुत काम आएगा। और इसके अकॉर्डिंग बस टॉपिक देखना और उस के बारे में पूरा डिटेल आपको बताना होगा। जिस दिन बताने लग गए समझ जाना आपको वो चैप्टर आ गया है, तब तक प्रैक्टिस करते चलो। नाउ देखो कैलकुलेशन ऑफ, नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे अपन, कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस, अर्निंग्स पर शेयर, कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग्स पर शेयर, ईपीएस। ओके, तो ईपीएस कैसे कैलकुलेट होता है, किसी भी कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अर्निंग्स पर शेयर, मतलब आपने अर्निंग्स तो जाना ना, प्रॉफिट जाना ना, बिल्कुल सर प्रॉफिट तो हम समझते हैं, तो पर शेयर कितना है, शेयर कैपिटल भी जानते हो, नंबर ऑफ शेयर्स भी समझते हो तुम लोग, 12th में पढ़ा है, तो बस टोटल अर्निंग्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल अर्निंग्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, सिंपल आ जाएगा अर्निंग्स पर शेयर। ओके, कैलकुलेशन जानेंगे, अभी तो सिर्फ टॉपिक्स टू बी कवर चल रहे हैं। इसी टॉपिक के अंदर हम क्या करेंगे, हमारे पास अलग अलग टर्म्स आएंगी, जैसे वेरिएबल कॉस्ट आएगा, ठीक है, वो हम सीखेंगे। हमारे पास फिक्स कॉस्ट आएगा, वो हम जानेंगे। ठीक है, हमारे पास ईबीआईटी आएगा, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसको समझेंगे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई, ये कैसे कैलकुलेट होता है, इसका रूल क्या होता है, जानेंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। देन उसके बाद इंटरेस्ट कॉस्ट, सर इसको भी जानना होता है, हाँ, इंटरेस्ट कॉस्ट, इसके अंदर हम जानेंगे कि ये जो इंटरेस्ट का खर्चा होता है, जैसे लोन लिया, डिवेंचर्स इशू किए, तो भैया इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा ना, तो वो जो इंटरेस्ट का खर्चा है, इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स। क्या होता है सर, बताएंगे ना,
बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड ये क्लासेस उन सब बच्चों के लिए जो पहली बार भी देख रहे हैं, ऑब्वियसली जो सेकंड टाइम भी देख रहे हैं, है ना। पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है, कहीं कोई आपको तकलीफ नहीं आने वाला है। बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स अगेन, लेकिन इसमें मैं आफ्टर टैक्स पहले लिख रहा हूँ और बिफोर टैक्स बाद में लिख रहा हूँ, समझ में आएगा तुमको जब मैं पढ़ाऊंगा। आफ्टर टैक्स एंड बिफोर टैक्स। ओके, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड डन। तो ये ईपीएस की कैलकुलेशन में ये सारी टर्म्स यूज होंगी और इन सारी टर्म्स को हम डिटेल में जानेंगे। सिर्फ ईपीएस की कैलकुलेशन, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करवा देना हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा टारगेट नहीं रहेगा। आपको इस सब्जेक्ट का इन डेप्थ नॉलेज देना, हर टर्म्स को प्रॉपर क्लियर करवाना, ये मेरा टारगेट रहेगा। अगर मेरे पास आए हो, एफएम पढ़ने के लिए मेरे पास आए हो, तो भैया मेरा टारगेट ये रहता है, मेरा सब कुछ मतलब मैं अपना ये आपको ज्ञान देने का ट्राई करता हूँ, पूरा का पूरा पूरा इन डेप्थ नॉलेज देता हूँ। सिर्फ सब्जेक्ट का ज्ञान मतलब पास होने के लिए हमको नहीं करना, लाइफ में काम आएगा, कभी भूलोगे नहीं, ठीक है ना। तुम दूसरे बच्चों से हमेशा आगे रहोगे, ये मेरा इच्छा रहता है, ठीक है, मेरी इच्छा रहती है, समझा। चलो अब देखो पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो होगा पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस। पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस ये क्या चक्कर है सर, ये कौन सा है पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस, ये क्या होता है। तो सर ये होता है लेवल ऑफ ईबीआईटी। इसमें हमको क्या पता करना पड़ेगा, level of EBIT where EPS is same, where EPS is same under two different capital structure, under two different capital structure। अभी सिर्फ लिख लो, मुझे पता है कि तुमको नहीं समझ में आएगा, लेकिन सिर्फ लिख लो अंडर टू डिफरेंट कैपिटल स्ट्रक्चर। क्योंकि जब तक कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं बताऊंगा तब तक ये कैसे समझ में आएगा। बस लिख के रहने दो, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। लेवल ये आपके कब काम आएगा, बोला ना, जब रिवीजन करोगे ना तब काम आएगा टॉपिक्स टू बी कवर्ड। तो लेवल ऑफ ईबीआईटी वेयर ईपीएस इज सेम अंडर टू डिफरेंट कैपिटल स्ट्रक्चर बात करेंगे। और देन नेक्स्ट नेक्स्ट क्या रहेगा, नेक्स्ट रहेगा फाइनेंशियल बीईपी। फाइनेंशियल बीईपी ओके सर, ये क्या होगा, ये है लेवल ऑफ ईबीआईटी, level of EBIT where EPS is 0, where EPS is 0। EBIT का एक ऐसा लेवल जहां पर EPS क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ओके, और इसमें एक टॉपिक और हम पढ़ेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट। जो आप लोग अगर कॉस्टिंग की क्लास ले चुके हो तो आई थिंक आपको पता भी होगा, मार्जिनल कॉस्टिंग में आपको पढ़ने को मिलता ही है। ये वही है, हाँ ये वही है, ब्रेक इवन पॉइंट, बीईपी। हो गया डन। तो ये सारे टॉपिक अपने को यहाँ पर कवर करने होंगे। ये टॉपिक्स मैंने आज तो लिखवाया कि ठीक है तुमको हल्का सा नॉलेज हो जाए कि हम इसमें पढ़ने क्या क्या, लेकिन बोला ना बाद में काम आएगा, ठीक है ना। लिखना बिल्कुल ऐसा स्किप मत कर देना, बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चे नालायक होते हैं, है ना। कुछ डम्बोज होते हैं और कुछ नालायक होते हैं, ठीक है। तो तुम कौन सा कैटेगरी में हो भैया, तुमको दोनों कैटेगरी में नहीं आना है। चल देखो, फर्स्ट सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर, आखिर कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, हमारा पहला टॉपिक। तो डेफिनेशन में नहीं जा रहे, हम डायरेक्ट यहां पे बताएंगे। कभी बैलेंस शीट देखा तुमने, कभी बैलेंस शीट देखा हो, हाँ सर देखा तो है। वापस दिखा देते हैं तुमको बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में, है ना, इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में तुमको क्या क्या मिलता है सर, हमको ना इक्विटी शेयर कैपिटल देखने को मिलता है, हमको रिजर्व एंड सरप्लसेस देखने को मिलते हैं, हमको लोन वगैरह देखने को मिलता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वगैरह देखने को मिलता है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म डेट,
लॉन्ग टर्म डेट, जैसे लोन वगैरह, डिबेंचर्स वगैरह, तो लॉन्ग टर्म डेट देखने को मिलता है। और सर और ना हमको करंट लाइबिलिटीज देखने को मिलता है, करंट लाइबिलिटीज। ओके, करंट लाइबिलिटीज, इसको अलग कलर से क्यों लिखा अभी समझ में आएगा। ये जितना भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल है, ये जितना भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल है, चाहे इक्विटी हो, चाहे प्रेफरेंस हो, चाहे आपका कमाया हुआ प्रॉफिट हो, रिजर्व एंड सरप्लस, चाहे लॉन्ग टर्म लोन हो, लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल से ज्यादा के लिए जो आपने पैसा बोरो किया हो, तो लॉन्ग टर्म लोन हो, डिबेंचर्स इश्यू कर रखे हो 1 साल से ज्यादा मैच्योरिटी के, ये सब मिलकर बनाते हैं आपका कैपिटल स्ट्रक्चर। ये सब मिलके आपका बनाते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल एम्प्लॉयड बोला जाएगा इसको, टोटल कैपिटल। ओके, तो ये बन के क्या बना, ये आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है। मतलब आपकी कैपिटल में कितना इक्विटी है, कितना डेट है, कितना प्रेफरेंस है, कितना रिजर्व एंड सरप्लसेस है, रिटेन अर्निंग्स वगैरह, तो वो सब कहलाता है आपका स्ट्रक्चर, आपकी कैपिटल का स्ट्रक्चर। ओके, नाउ तो सर ये करंट लायबिलिटी इसका क्या करोगे। मैं कहा इसका ऐसा है कि कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर अगर करंट लायबिलिटी को ऐड कर दिया जाए, कैपिटल स्ट्रक्चर में टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में अगर करंट लायबिलिटी को ऐड कर दिया जाए, तो ये बन जाता है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, ये बन जाता है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। बस हो गया। अब ऑब्वियसली ये सब चीजें नोट्स में नहीं लिखी हुई, इस तरीके से प्रेजेंट नहीं किया गया है, तो नोट्स अपने आप में अलग रहेगा, लिखने वाला काम अपने आप में अलग रहेगा। दो तरीके से अगर मैं समझा सकता हूं तो क्यों ना समझाऊं, ठीक है, और तुम क्यों ना समझो, तुम्हारा हक है भैया। तो अच्छे से समझ में आता है हर चीज को। चलिए, अलग अलग बुक्स होती हैं, सब में अलग अलग तरीके से पढ़ाया हुआ होता है, तो हम भी कर सकते हैं, है ना। चलो देखो, तो व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर सिंपली क्या है, बिजनेस में लगा हुआ कैपिटल, और कैपिटल भी केवल कौन सा, लॉन्ग टर्म कैपिटल। कौन सा, लॉन्ग टर्म कैपिटल एम्प्लॉयड। इक्विटी हुआ, प्रेफरेंस हुआ, रिजर्व एंड सरप्लस हुआ, और लॉन्ग टर्म डेट हुआ, और करंट लायबिलिटी भी इंक्लूड कर लें तो उसको बोल देते हैं फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। एक नया टर्म सीखने को मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस, ये हो गया। नाउ दिस वन, कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस, अर्निंग्स पर शेयर, अर्निंग्स पर शेयर। ओके, चलो इसके लिए क्या करेंगे सर, ईपीएस की कैलकुलेशन कैसे होती है। कभी आपने इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर किया हो, नहीं किया, आज करेंगे इनकम स्टेटमेंट, जिसमें सबसे पहले क्या होगा, रेवेन्यूज माइनस एक्सपेंसेस दैट इज प्रॉफिट, है ना। इनकम स्टेटमेंट मतलब सिंपल इतना सा, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस दैट इज प्रॉफिट। ओके, तो रेवेन्यू में सबसे पहले क्या आएगा, रेवेन्यू में सर सबसे पहले आएगा सेल्स, और सेल्स के बारे में आपको कुछ बताने का रिक्वायरमेंट आई थिंक नहीं होगा। सेल्स, सेल्स में से लेस क्या करना होता है सर, कॉस्ट लेस कर दो, प्रॉफिट आएगा। कॉस्ट को भी हम क्या कर रहे हैं, दो पार्ट में बांटेंगे। कौन सा, एक वेरिएबल, दूसरा फिक्स्ड। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सर वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है लिखवा दूंगा, बाकी ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज होती है। प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो कॉस्ट ज्यादा आएगी, प्रोडक्शन कम होगा तो कॉस्ट भी कम आएगी, वेरिएबल कॉस्ट। ओके, सेल्स में से अगर वेरिएबल कॉस्ट को हटा दिया जाए तो क्या बचता है, कंट्रीब्यूशन। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो इसे नाम दिया जाता है कंट्रीब्यूशन। जिसने कॉस्टिंग नहीं पढ़ा है उसको ऑब्वियसली पहली बार ये लग रहा होगा कि अच्छा ये नाम भी होता है कंट्रीब्यूशन, बिल्कुल, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट दैट इज कंट्रीब्यूशन। ओके, फिर उसमें से अब आप माइनस करोगे क्या, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट भी कौन सा, फिक्स कॉस्ट भी दो तरह का लेंगे। हम अभी लेस कर रहे हैं कौन सा, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, मतलब बिजनेस रन करने के लिए जो फिक्स कॉस्ट इनकर हो रही है, कोई सैलरी है, कोई रेंट है, तो जो भी फिक्स्ड नेचर के एक्सपेंसेस हैं, मतलब प्रोडक्शन कितना भी कर ले, प्रोडक्शन ना भी करे तब भी वो खर्चा तो आना ही आना है, दैट इज फिक्स कॉस्ट, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। ओके, बिजनेस को रन करने के लिए। तो ये आ जाएगा हमारे पास ईबीआईटी, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या आ जाएगा, ईबीआईटी, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब प्रॉफिट आया लेकिन बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अभी तक इंटरेस्ट का खर्चा लेस नहीं हुआ है, टैक्स का खर्चा लेस नहीं हुआ है। तो अभी क्या करेंगे, पहले पहले
लोन पर इंटरेस्ट देंगे, डिबेंचर्स को होल्डर्स को क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाया जाता है। तो भैया सिंपल, अभी तक तो क्या था आपका, यहां तक तो आपका मामला क्या था ईबीआईटी तक तो, कि कैपिटल चाहे कुछ भी हो, चाहे आपने इक्विटी से रेज कर रखा हो, चाहे आपने प्रेफरेंस से रेज कर रखा हो, चाहे आपने डेट से पैसा रेज कर रखा हो, चाहे आप अपने रिजर्व एंड सरप्लस यूज करते हैं, यहां तक के मामले में कोई फर्क नहीं आता है, कोई डिफरेंस नहीं आता है। आप चाहे पैसा कहीं से भी लेकर आओ, आपका ईबीआईटी इंपैक्ट नहीं होता है। आपका कैपिटल स्ट्रक्चर, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर आपकी ईबीआईटी को इंपैक्ट नहीं करता है। आपका कैपिटल स्ट्रक्चर आपकी ईबीआईटी को इंपैक्ट नहीं करता है। ओके, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर आपकी ईबीआईटी को इंपैक्ट नहीं करता है, ठीक है। ओके जी, मतलब चाहे पैसा कहीं से भी लेकर आओ, अब मैं लोन से पैसा रेज करके तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो वो ईबीआईटी के बाद की कहानी है। मुझे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना पड़ेगा, वो बात की कहानी। इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना, वो बात की कहानी है, सबसे लास्ट की कहानी है। ईबीआईटी तक कोई नहीं, इससे सेल्स पे कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला, वेरिएबल कॉस्ट पे कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला, फिक्स कॉस्ट पे कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला, कहीं से भी पैसा लेके आ जाओ। मतलब आपका सिंपली आपका जो ईबीआईटी कैलकुलेशन है वो आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर से इंपैक्ट नहीं होता। कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई चेंज भी कर दोगे, आपकी ईबीआईटी में चेंज नहीं आएगा। हाँ, टोटल कैपिटल सेम रहना चाहिए, टोटल कैपिटल सेम रहना चाहिए, स्ट्रक्चर में बदलाव आपकी ईबीआईटी को इंपैक्ट नहीं करता। टोटल कैपिटल 10 लाख है, जिसमें आप इक्विटी 5 लाख यूज किए, डेट 5 लाख, या फिर इक्विटी 2 लाख और डेट 5 लाख, या इक्विटी इक्विटी 2 लाख तो डेट 8 लाख, या फिर इक्विटी 8 लाख डेट 2 लाख, कुछ भी कर लो, टोटल कैपिटल 8 लाख है ना, तो ईबीआईटी उसके अकॉर्डिंग आएगा। कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज आपकी ईबीआईटी को इंपैक्ट नहीं करता है, याद रखना। ओके, हर एक चीज समझने की, इसलिए मैंने बोला कि 1x पे सुनना भैया, वापस भी सुनना पड़ सकता है इमीडिएट, वापस मैं रिपीट कराऊं ना कराऊं, तुम्हारे पास तो रिवाइंड का ऑप्शन है ना यार। चल देख, सुन, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, दैट इज ईबीआईटी। ओके, अब आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर इंपैक्ट करेगा आपकी ईपीएस को। अब आपका कैपिटल स्ट्रक्चर आपकी ईपीएस को इंपैक्ट करेगा कैसे, ईबीआईटी में से माइनस क्या करना होगा, इंटरेस्ट। अगर आपने लोन ले रखा है या डिवेंचर इश्यू कर रखे हैं तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो भैया यहाँ पे हम लेस करेंगे इंटरेस्ट। फिर उसके बाद नेक्स्ट, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट लेस करने के बाद हम इसको बोलेंगे भैया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब गवर्नमेंट आ जाएगी, गवर्नमेंट कहेगी भैया हमको टैक्स दे दो इस अमाउंट पर, तो हमको टैक्स देना पड़ेगा। तो टैक्स एट द रेट परसेंटेज, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग जो टैक्स का अमाउंट है वो अलग होता है, हमारे अकॉर्डिंग अलग हो सकता है। अभी हम उसकी कोई लड़ाई नहीं करते, हम हमारे अकॉर्डिंग जितना बन रहा है वो देखेंगे ना, उसके अकॉर्डिंग आगे। अब बोलेंगे भैया अब गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट बचा, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सिंपल। नाउ इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से क्या किया जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। ओके सर, मतलब पहले लोन प्रोवाइडर्स को इंटरेस्ट देते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है। बिल्कुल, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है। फिर इक्विटी का नंबर कब आएगा, अब आएगा। अब जो बचेगा उसे हम बोलेंगे अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, उसे हम बोलेंगे अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। प्यार से हम इसको इतेश बोल देंगे, प्यार से हम इसको इतेश बोल देंगे, है ना। ओके जी, नाउ अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर मतलब अब जो बचा है ना भैया, तुमने अपने रेवेन्यू में से अपने वेरिएबल एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, अपने फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर दिया, अपनी फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट माइनस कर दिया, फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट को भी माइनस कर दिया। फाइनेंशियल कॉस्ट मतलब पैसा रेज करने का कॉस्ट, इंटरेस्ट हुआ, डिविडेंड हुआ, ये दोनों आपकी फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट है। मैंने कहा था दो तरह की फिक्स कॉस्ट होंगी, एक फिक्स्ड ऑपरेटिंग हो गया, एक फिक्स्ड फाइनेंशियल हो गया। तो इसको लेस करने के बाद, गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद जो बचेगा वो सब किसका बचेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स का बचेगा। अब हमको क्या करना है, हमको ईपीएस कैलकुलेट करना ना,
तो ईपीएस का फॉर्मूला क्या रहेगा, ईपीएस इज इक्वल्स टू हितेश अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, टोटल अर्निंग्स को अलोकेट कर देना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में, इससे हमारे पास पर शेयर अर्निंग आ जाएगा, ईपीएस अर्निंग्स पर शेयर। ठीक है जी। चलिए अब हम क्या कर लेते हैं, अलग अलग टर्म्स समझ लेते हैं। चलिए तो अलग अलग टर्म्स में क्या क्या समझे सर, सबसे पहले देखो एक टर्म और समझ लेते हैं, यहां पे ही समझा देता हूं। ठीक है, पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। पीवी रेशियो सर फुल फॉर्म प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। हालांकि कॉस्टिंग में पढ़ा हुआ होता है, लेकिन जिसने कॉस्टिंग नहीं पढ़ी उसका क्या, सबका ध्यान रखना पड़ेगा ना, सबका साथ सबका विकास, है ना। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, इसमें क्या होता है सर, इसका फॉर्मूला क्या होता है सुनना। जैसे तुमने कभी जीपी रेशियो सुना है, हाँ सर, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स। कभी नेट प्रॉफिट रेशियो सुना है, हाँ सर, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स। तो सेम पीवी रेशियो क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। ओके, पीवी रेशियो का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, दिस वन, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, दैट इज पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ओके जी, डन। आगे बढ़ते तो सिंपली इट इज अ परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द सेल्स, इट इज अ परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द सेल्स। नाउ नेक्स्ट, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट ये क्या होता है सर, ऐसा कॉस्ट विच changes with the production, cost which changes with the production, changes with the production, जो प्रोडक्शन के साथ चेंज होती है, चेंजेस विद द प्रोडक्शन। ओके, एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखो क्या रहेगा, प्रोडक्शन इन यूनिट्स, एक कॉलम बना दिया, दूसरा कॉलम टोटल कॉस्ट का बना देते हैं, और तीसरा कॉलम हम बना देते हैं कॉस्ट पर यूनिट का, कॉस्ट पर यूनिट का। ओके, डेटा मैं दे देता हूं कि भैया 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करने पे टोटल कॉस्ट आ रहा है कितना, 20,000। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट पर यूनिट कितना हो गया, कॉस्ट पर यूनिट सर 20 रुपए। हर यूनिट बनाने पर आपको जो कॉस्ट आ रहा है 20 रुपए आ रहा है, और मैं कह रहा हूं कि ये कॉस्ट वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब ये हुआ कि भैया हर यूनिट पे खर्चा कितना आएगा, 20 रुपए का आएगा, हर यूनिट पे खर्चा कितना आएगा, 20 रुपए का। इसका मतलब अगर मैं 1500 यूनिट्स बना रहा हूं, हर यूनिट का खर्चा कितना है, 20 रुपए है, तो 1500 यूनिट्स पर खर्चा कितना बैठेगा सर, 1500, 1500 इंटू 20 कर लेना, 1500 इंटू 20 कितना आएगा, 30,000, कितना आएगा, 30,000। ओके, सिंपल। तो 30,000 इज द टोटल कॉस्ट। नाउ तो वेरिएबल कॉस्ट क्यों कहेंगे सर इसको, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट क्या है, टोटल में वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा। 1000 यूनिट्स बनाया तो खर्चा 20,000, 1500 यूनिट्स बनाया तो 30,000। तो कॉस्ट वेरी कर रहा है, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा कॉस्ट भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन कम होगा कॉस्ट भी कम होगा, प्रोडक्शन नहीं हुआ तो कॉस्ट इनकर ही नहीं होगा, है ना। एट जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स, है ना, एट जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन आपका वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो रहेगा। ना अब हम क्या करें, यहाँ पे बना देते हैं। सो एक चीज हमने ऑब्जर्व की, पता है क्या, वेरिएबल कॉस्ट is variable in total, variable cost is variable in total, and
फिक्स्ड इन पर यूनिट एंड फिक्स्ड इन पर यूनिट। अगर पर यूनिट की बात की जाए तो भैया वेरिएबल नहीं होता है। पर यूनिट को क्या होता है, पर यूनिट जो कॉस्ट है वो क्या है, फिक्स्ड है यहाँ पर। अच्छा, हर एक यूनिट की कॉस्ट तो फिक्स्ड है, फिर इसको वेरिएबल क्यों? वेरिएबल यहाँ इसके अकॉर्डिंग बोला जाता है, टोटल के अकॉर्डिंग देखा जाता है। ठीक है, तो कोई बोले भैया पर यूनिट कॉस्ट वेरिएबल होती है, वेरिएबल कॉस्ट में पर यूनिट कॉस्ट फिक्स्ड होती है ना। ऐसा क्या था, जब हम लोग पढ़ते थे तब मेरे भाई का एक दोस्त था, ठीक है, वो सीएस के एग्जाम दे रहा था, ठीक है, सीएस के एग्जाम। वो आगे कहता है भैया हमको कि कैसा बुद्धू सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये सीएस वाले, है ना, कैसा बुद्धू सा क्वेश्चन पूछे इन्होंने सीएस वालों ने। हमने क्या किया, देखो क्या पूछा, देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, वेरिएबल कॉस्ट डैश इन टोटल एंड डैश इन पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट तो वेरिएबल होता है ना, ठीक है, कैसी क्वेश्चन पूछते हैं भैया। तो भैया उसका मामला यहाँ पे क्या हो गया था, गलत हो गया, फिक्स्ड पर यूनिट होता है ना। बताओ, वो सीएस वालों पे हंस रहा था, सीएस वालों ने उन पे हंस दिया। चलो डन। देखो तो भैया अपनी हंसी ना उड़ाने का, हर ज्ञान को अपने अंदर, समझ गया ना तुम। ओके, चलो देखो नेक्स्ट देखते हैं, वेरिएबल कॉस्ट के बाद नेक्स्ट फिक्स कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट, सर ये तो रेगुलर जैसा ही लग रहा है। बिल्कुल, मैं तो कहा था रेगुलर कम एग्जाम ओरिएंटेड है। मैं जब एग्जाम ओरिएंटेड मतलब भगा के तो पढ़ा नहीं सकता, ठीक है ना, तुम्हारे कॉन्सेप्ट छूट जाएंगे, तो इसलिए मैंने नाम इसको दे दिया कि बस कुछ टाइम बचाने के लिए वो एग्जाम ओरिएंटेड है, रेगुलर कम एग्जाम ओरिएंटेड, है ना। तो टाइम बचाऊंगा आपका, ताकि आपका ज़्यादा कहीं आपको परेशानी नहीं होना पड़े। बाकी ये पूरा डिटेल में ही पढ़ा देता हूँ। फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट क्या होगा सर, ऐसा कॉस्ट जो चेंज नहीं होता है प्रोडक्शन के साथ, विच does not changes, which does not change with the production या not changes with the production। जो प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज ना हो वो होगा फिक्स कॉस्ट, वो होगा फिक्स कॉस्ट। ओके, एग्जाम्पल लिख लें, लिखो, कॉपी मार लें क्या कुछ। हम्म, ये चलो ये कॉपी कर लेते हैं। किस किस के बच्चे, किस किस बच्चे के, किस किस के बच्चे नहीं, किस किस बच्चे के दिमाग में आया चीटिंग है, चीटिंग करता है तू, हाँ, ऐसा कोई दिमाग में आया क्या? तो भैया टीचर और चीटर की स्पेलिंग मिलवा लेना तुम, 19-20 का फर्क है, ठीक है ना, और कोई फर्क नहीं है। तो 1000, 1500 क्या करेंगे टोटल कॉस्ट, मैंने कहा चेंज होता ही नहीं है, चेंज होता ही नहीं है, 30,000 ही रहेगा। 1000 यूनिट बनाओगे तो भी 30,000, 1500 यूनिट बनाया तो भी 30,000। ओके, इसका मतलब ये क्या है, कॉस्ट फिक्स है, कितना भी प्रोडक्शन बढ़ा लो कम कर लो, कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं पर यूनिट की बात करूं तो 30 रुपीज, और यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 20 रुपीज। ओके, तो भैया हाँ, क्वेश्चन एग्जैक्टली उस बच्चे भाई के दोस्त के ये आया था कि वेरिएबल कॉस्ट डैश पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट डैश पर यूनिट। तो बेटा उसके दोनों ही गलत हो गए थे, उसके दोनों ही गलत हो गए थे, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट उसने लिख के आया वेरिएबल पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट लिख के आया फिक्स पर यूनिट। पर यूनिट में मामला बदल जाता है, ठीक है, फिक्स फिक्स कॉस्ट टोटल में फिक्स रहेगा और वेरिएबल कॉस्ट टोटल में वेरिएबल रहेगा ना। लिखो भैया, फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट is fixed in total, fixed in total and variable in per unit, and variable in per unit। ओके, तो सर रिलेवेंट कौन सा होता है, अगर मैं डिसीजन मेकिंग की बात करूं, अगर मैं डिसीजन मेकिंग की बात करूं तो पर यूनिट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि टोटल इंपॉर्टेंट होता है?
अगर डिसीजन मेकिंग का पूछोगे ना, तब मैं कहूंगा कि भैया वेरिएबल के अंदर तो कॉस्ट पर यूनिट रिलेवेंट होता है देखा जाए तो, और टोटल कॉस्ट ऑब्वियसली रिलेवेंट होता ही होता है। तो लेकिन वेरिएबल कॉस्ट में डिसीजन मेकिंग करते टाइम वेरिएबल कॉस्ट का डेटा हमको चाहिए होता है पर यूनिट वाला, और फिक्स का डेटा चाहिए होता है टोटल वाला। पर यूनिट में तो हम बाद में बांट देते हैं। ओके ठीक है, खैर ये बात की बात है, वो अभी रहने दो, कभी डिसीजन मेकिंग करेंगे तब देखेंगे। ओके, इतना समझ में आया तुमको? चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, होले होले से आगे बढ़ते हैं भैया। चलो देखो, फिक्स कॉस्ट भी दो तरह की होती है। फिक्स कॉस्ट भी आपने सर दो तरह की लिखवाया था, देखो यहाँ पे देखो सर, आपने दो नाम दिए, इनको तो एक्सप्लेन करो। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट को बताओ सर, फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट को, ये दोनों में क्या फर्क है? मैं कहा देखो, वैसे फर्क तो तुमको पता है, मेरे को तो लिखवाना है बस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिक्स कॉस्ट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिक्स कॉस्ट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, कौन कौन सी? एक फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है और एक फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट है। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट और एक आएगा फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। सिर्फ एग्जांपल लिखवा रहा हूं, बाकी तुमको पता है कि भैया फिक्स कॉस्ट क्या होता है, जो फिक्स्ड इन नेचर होता है, प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज नहीं होता है। ओके, तो ईबीआईटी को जो इंपैक्ट करती है, जो ईबीआईटी को इंपैक्ट करता है, वो होता है भैया फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। जो ईबीआईटी सॉरी इंपैक्ट नहीं करता है ना, देखा जाए तो आपके कैपिटल स्ट्रक्चर का इससे कोई रिलेवेंस नहीं होता है। ईबीआईटी छोड़ो, आपके कैपिटल स्ट्रक्चर का इससे कोई रिलेवेंस नहीं होता है, तो वो फिक्स कॉस्ट जिसमें आपका कैपिटल स्ट्रक्चर का कोई रोल नहीं है, नो रोल ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, नो रोल ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, एक ऐसी कॉस्ट फिक्स कॉस्ट जिसमें कैपिटल स्ट्रक्चर का कोई रोल नहीं है। एग्जाम्पल क्या क्या है? एग्जाम्पल है सैलरी है, फिक्स नेचर में हो सकती है, रेंट हर महीने का फिक्स हो सकता है, ठीक है, ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस फिक्स नेचर के जो भी होंगे, वेरिएबल नहीं, फिक्स नेचर के, और अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट, अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट, ओके, अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है जी। फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट में क्या आएगा? फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट में यहां पे क्या आ जाता है? रूल ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर आ जाता है, रूल ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, रूल ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। पैसा रेज करने का कॉस्ट जो फिक्स नेचर का है, पैसा रेज करने का कॉस्ट जो फिक्स नेचर का है। ओके, एग्जांपल सर, एग्जांपल में जैसे कि लोन, कैपिटल स्ट्रक्चर में कैपिटल का पार्ट है ना, लोन ले रखा आपने, तो लोन ले रखा है तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, फिक्स इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जितना लोन ले रखा है, 5 लाख का लोन ले रखा है 10% रेट से, तो 5 लाख का 10% 50,000 फिक्स नेचर का खर्चा है, तो इंटरेस्ट, ये फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट होगा। ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाने वाला डिविडेंड, उनका भी रेट फिक्स होता है, 9% प्रेफरेंस शेयर, 10% प्रेफरेंस शेयर, है ना, तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। ओके डन, चलिए आगे बढ़ते हैं सर, और क्या टर्म समझे? और ईबीआईटी देखो, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, लिखा यहां तक तो आई होप तुमने यहां तक लिख लिया होगा। नाउ ईबीआईटी, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी। ईबीआईटी क्या है सर? ईबीआईटी है, लिख देते हैं फुल फॉर्म, जितना लिखोगे उतना याद रहेगा भाई, लिखने में कंजूसी नहीं। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मैं एक टाइम कंजूसी कर सकता हूं, तुम नहीं कर सकते हो। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब सर एक सिंपली ये प्रॉफिट ही होता है
सिंपली ये प्रॉफिट ही होता है बिफोर डिडक्टिंग, बिफोर डिडक्टिंग इंटरेस्ट एक्सपेंस, मतलब एक ऐसा प्रॉफिट जिसमें से अभी तक इंटरेस्ट का खर्चा लेस नहीं हुआ है, एंड टैक्स एक्सपेंस, एंड टैक्स एक्सपेंस। ओके, प्रॉफिट बिफोर डिडक्टिंग इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड टैक्स एक्सपेंस। अब उसमें से क्या किया इन लोगों ने, प्रॉफिट को तो कर दिया ई अर्निंग्स नाम, है ना, इसको पीबीआईटी भी बोल सकते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अच्छा, ये बिफोर रख लिया, डिडक्टिंग हटा दिया, इंटरेस्ट रख लिया, एक्सपेंस हटा दिया, टैक्स रख लिया, एक्सपेंस हटा दिया, शॉर्ट में बना दिया, क्या है, कुछ भी तो नहीं है। तो ऐसा प्रॉफिट है जो अभी तक, जिसमें से अभी तक इंटरेस्ट का खर्चा लेस होना बाकी है, टैक्स का खर्चा लेस होना बाकी है, और सर प्रेफरेंस शेयर वो भी तो बाकी है, बिल्कुल वो भी बाकी है, बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक जनरली देखते हैं। नाउ आगे बढ़ो, आगे बढ़ के नेक्स्ट आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सर ये क्या होता है, रेशियो चैप्टर में पढ़ेंगे अपन इसको, वापस डिटेल में क्वेश्चंस भी करेंगे, बट अभी समझो ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। जैसे जीपी रेशियो है, एनपी रेशियो है, वैसे ही हाँ पीवी रेशियो है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, वैसे ही आरओआई भी क्या है, एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है दैट मेजर, that measure the profitability, that measure the profitability of an investment, of an investment। अच्छा, आसान भाषा में अभी तुम देखोगे, जैसे ही आरओआई का फॉर्मूला देखोगे तुम समझ जाओगे क्या, इट्स ईबीआईटी अपॉन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, ईबीआईटी अपॉन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। मतलब टोटल कैपिटल पे जो आपकी अर्निंग्स हो रही है, टोटल कैपिटल पे, मतलब सर इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लसेस प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म डेट। इस टोटल कैपिटल पे आपने क्या कमाया, कितना परसेंटेज कमाया, वो होता है आरओआई। मतलब मैंने कहा था ना, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर आपकी ईबीआईटी को इंपैक्ट नहीं करता है, कितना भी इक्विटी हो, कितना भी रिजर्व्स हो, टोटल में बात करो, टोटल टोटल कैपिटल पे आप क्या कमाते हो, ईबीआईटी, वही आरओआई होता है। आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब आपने अपनी टोटल कैपिटल पे क्या कमाया। उसके बाद देखा जाता है कि भैया उस टोटल कैपिटल में क्या क्या इन्वॉल्व है, उसका स्ट्रक्चर बाद में देखा जाता है कि उसमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा क्या, लोन ले रखा है तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर से पैसा रेज कर रखा है तो डिविडेंड देना पड़ेगा, इक्विटी से, बाकी अगर इक्विटी से है तो ईपीएस की कैलकुलेशन में आ जाएगा, सिंपल। ओके, डन। चलिए आ जाओ इधर। तो आरओआई मतलब टोटल कैपिटल पे क्या कमाया। हम ये नहीं करें कि आपने इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए क्या कमाया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए क्या कमाया, डेट होल्डर के लिए क्या कमाया, ठीक है, हम ये नहीं देख रहे, हम ये देख रहे हैं आपने टोटल कैपिटल पे क्या कमाया। ओके, दैट इज आरओआई। और ऑब्वियसली इसमें आरओआई में अभी तक ईबीआईटी में से इंटरेस्ट लेस नहीं, टैक्स भी लेस नहीं रोका, टैक्स भी लेस नहीं रोका, तो ऑब्वियसली ये क्या है, बिफोर टैक्स है। क्या बोलेंगे, बिफोर टैक्स। ऑब्वियसली ये जो आपकी कमाई है वो गवर्नमेंट को टैक्स देने से पहले की। ऑब्वियसली दिस रिटर्न परसेंटेज, दिस रिटर्न परसेंटेज इज बिफोर पेइंग, बिफोर पेइंग टैक्स एक्सपेंस, बिफोर पेइंग टैक्स एक्सपेंस, दैट इज बिफोर टैक्स। इसको बोला जाएगा क्या, बिफोर टैक्स। बिफोर पेइंग टैक्स मतलब बिफोर टैक्स, वही दो चार वर्ड बीच के गायब कर दो, सिंपल, बिफोर टैक्स। ओके, तो भैया ये जो कमाई है ना तुम्हारी, अर्निंग्स बिफोर टैक्स है, दैट इज अर्निंग्स बिफोर टैक्स। ठीक है, अर्निंग्स बिफोर टैक्स। ओके, क्योंकि गवर्नमेंट को अभी तक टैक्स देना बाकी है, टैक्स देने के बाद कमाई होगी वो हम बाद में उसको बोलेंगे आफ्टर टैक्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो। ठीक है सर,
नेक्स्ट कौन सा, देखो हमारे जो वीडियोस रहते हैं वो जनरली 1 घंटे का रहता है। अब 1 घंटे से 5 मिनट कम भी हो सकता है, 10 मिनट 15 मिनट ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन हम उसको बोलते कितने का है, 1 घंटे का क्लास रहता है, ठीक है। अब 1 घंटे की क्लास में मुझे नहीं लगता कि आपको ब्रेक की नीड होती होगी। फिर भी कोई बच्चा का दिमाग अगर जल्दी थक जाता है ना, जल्दी गर्म हो जाता है, तो भैया वो क्या करेगा, इसको वीडियो को स्टॉप करके थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा, मेडिटेशन कर लेगा, आंखें बंद करके 5 मिनट के लिए खुद को मेडिटेशन में डाल दो, बस। फिर वापस काम पे लग जाओ, ठीक है। उठना नहीं है, मोबाइल हाथ नहीं लगाना, मोबाइल हाथ लगाते ही सारा कॉन्सेप्ट उठ जाएगा। 5 मिनट खुद को शांत करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो, खुद को आंखें बंद करके 2 मिनट, सिंपल एकदम, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं सोचना है। मेडिटेशन का मतलब क्या होता है, थॉट्स को रोक देना नहीं, जो थॉट्स आ रहा है आने दो, फ्री छोड़ दो, ठीक है। तुमको चला के कुछ नहीं सोचना, अपने आप कोई थॉट आ रहा है आने दो, ठीक है। तो कोई बच्चा सोचता है कि हम कैसे करें, 1 घंटे में भी अगर कोई थक जाता है ना, तो यस उसके लिए यही इलाज है, ठीक है। चलो अब देखो, तुम कहोगे तो मैं यहाँ पे ना ऐसा वीडियो में ऐड करवा दूंगा, ठीक है। ऐसा मेडिटेशन वाला थोड़ा स्क्रीन लगवा देंगे, ओम ऐसा साउंड चला देंगे, ठीक है। चलो देखो, या एकदम ऐसा वो होता है ना, कई क्या कई ऐसे सॉन्ग भी आता है, ऐसा टन टन ऐसा ऐसा आवाज आती रहती है, तो वो भी चला देंगे। तुम डिमांड तो करो, अभी वीडियो देख रहे होगे ना तुम लोग, इसको यूट्यूब पे लगाएंगे अपन, ठीक है। स्टार्टिंग वीडियो है ना, तो डेमो वीडियोस है ना, तो यूट्यूब पे लगेगा। तो तुम है ना ऐसा कमेंट मार देना कि सर ये ऐसा वैसा गाना मत बोलना कि हाँ रिलैक्सिंग वाला, नालायक को, कैसी कैसी बातें करते हो तुम लोग। चलो देखो, इंटरेस्ट कॉस्ट, फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, सर सब आपने कहा था सारा आपके दिमाग की उपज है, हम तो बैठे ही नहीं है यहाँ पे। फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, ओके जी। इंटरेस्ट कॉस्ट क्या होता है सर, ये एक फिक्स कॉस्ट होता है। फाइनेंशियल क्यों बोलते हैं, फाइनेंस रेज करने के रिगार्डिंग जो कॉस्ट आएगा उसको फाइनेंस कॉस्ट बोला जाएगा, ओके। इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ये क्या सिखाने आया हो सर आप, वो बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स वो क्या कर रहे थे, मैं कहा देखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है, टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल कितना, 10 लाख, ओके। ऑर्गेनाइजेशन का टोटल कैपिटल है 10 लाख। आरओआई, आप इस टोटल कैपिटल पे कमाते कितना है, 15%, ओके। आरओआई आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर से कोई रिलेशन नहीं है उसका, कोई इक्विटी से हो, चाहे प्रेफरेंस हो, चाहे डेट हो, कोई लेना देना नहीं है, ये तो टोटल कैपिटल पे कमाई बताता है, ओके। उसके बाद हमने बात किया कि भैया आपकी कैपिटल में का स्ट्रक्चर में है क्या, तो मैंने कहा भैया हमने लोन ले रखा है, डिवेंचर्स इशू कर रखे हैं, डिवेंचर्स इशू कर रखे हैं, कितने के, 2 लाख के, मतलब 10 लाख की जो टोटल कैपिटल है, उस 10 लाख की टोटल कैपिटल में से 2 लाख का क्या है, डिवेंचर्स है ना, ओके। बोरोइंग्स हो गई। टैक्स रेट, गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना है, 30%, ओके। कैलकुलेट इंटरेस्ट कॉस्ट है, इसके लिए इतना सारा क्यों दिया, केवल 10% डिवेंचर 2 लाख लिख देते तब भी हम पता कर देते, नहीं नहीं, तू नहीं समझा, ठीक है, तू अभी नहीं समझा। कैलकुलेट इंटरेस्ट कॉस्ट, देखो सॉल्यूशन, आधा तुम एकदम सही समझा कि भैया डिवेंचर्स है, 2 लाख के डिवेंचर है, 10% उनका इंटरेस्ट रेट है, ये हमेशा इंटरेस्ट रेट होता है ना, डिवेंचर सामने कूपन रेट बोलते हैं इसको, इंटरेस्ट रेट। प्रेफरेंस शेयर के लिए यही रेट डिविडेंड रेट हो जाता है, ओके। तो सॉल्यूशन में हम लिखते हैं, देखो ईबीआईटी कितना है हमारा, ईबीआईटी समझना इस चीज को, है ना। मैं इंटरेस्ट कॉस्ट बताऊंगा बिफोर टैक्स भी और आफ्टर टैक्स भी। तुम जो बता रहे हो 2 लाख का 10% वो कौन सा वाला है, अभी देखते हैं। ईबीआईटी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना सर, 10 लाख टोटल कैपिटल, उस पर आरओआई 15% है, तो 10 लाख की टोटल कैपिटल इंटू आरओआई कितना सर, ये फॉर्मूला तुमको आपने सिखाया नहीं, नालायक को। इधर आओ, इधर देखो, क्या आरओआई का फॉर्मूला नहीं लिखवाया था तुमको, कहां गया, ये ऊपर इधर ही लिखवाया था, आरओआई का फॉर्मूला नहीं लिखवाया था तुमको, ईबीआईटी अपॉन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अगर मैं टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड को आरओआई से मल्टीप्लाई करूंगा तो ईबीआईटी नहीं आएगा क्या, आएगा, ओके। तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू आरओआई कितना हुआ, 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000। नाउ ईबीआईटी में से हम लेस कर देते हैं इंटरेस्ट, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ओके। इंटरेस्ट कितना
2 लाख का 10%, डिवेंचर्स कितना है 10% डिवेंचर है और अमाउंट कितना है 2 लाख, तो 2 लाख का 10% कितना हुआ 20,000। ओके, यही करते हैं, बिल्कुल सर यही करते हैं। ये आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओके, कितना 1,30,000, कितना है 1,30,000, 1,30,000 रुपए। नाउ लेस कर दो इसमें से टैक्स एट द रेट 30%। सर इतनी बातें क्यों कर रहे हो, कुछ समझाने के लिए। 39,000। ओके, और ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कितना 130 में से 39 लेस करोगे 91,000 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, अब तुम क्या देख रहे हो, तुम देख रहे हो कि इंटरेस्ट का खर्चा कितना है 20,000। मैं कुछ और भी देख रहा हूं, मैं कुछ और भी देख रहा हूं। इसके लिए मैं तुमसे एक क्वेश्चन करता हूं। वो क्वेश्चन क्या है, इज देयर एनी टैक्स सेविंग ड्यू टू इंटरेस्ट कॉस्ट। बताओ, क्या इंटरेस्ट की वजह से किसी तरह की कोई टैक्स सेविंग है। इज देयर एनी टैक्स सेविंग, इज देयर एनी टैक्स सेविंग ड्यू टू इंटरेस्ट कॉस्ट, ड्यू टू इंटरेस्ट कॉस्ट। क्या किसी तरह की कोई टैक्स सेविंग है इंटरेस्ट की वजह से, सोच के बताना। यह रहा कि क्या इस इंटरेस्ट की वजह से तुम्हारे इस एक्सपेंस में, टैक्स के खर्चे में किसी तरह की कोई सेविंग हो रही है। क्या अगर ये इंटरेस्ट नहीं होता तब भी तुमको 39,000 का टैक्स देना पड़ता, या ज्यादा या कम देना पड़ता। सर अगर ये इंटरेस्ट नहीं होता तो हमारा पीबीटी 1,50,000 होता, 150 होता, और 150 पे 30% हमको 45,000 का टैक्स देना पड़ता, जो कि अभी कितना देना पड़ रहा है 39,000 देना पड़ रहा है। तो क्या इस इंटरेस्ट के खर्चे की वजह से गवर्नमेंट को कम टैक्स देना पड़ा कि नहीं पड़ा, क्या वहां पे हमको टैक्स की सेविंग हुई कि नहीं हुई, पैसा बचा कि नहीं बचा, बचा सर। तो बस अब तुम्हारे जो देखने का नजरिया है वो धीरे धीरे बदलेगा। ठीक है, यस टैक्स सेविंग है, यस टैक्स सेविंग है। कैसे, यस देयर इज टैक्स सेविंग। कैसे, इफ देयर इज नो इंटरेस्ट, इफ देयर इज नो इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट होता ही नहीं, इफ देयर इज नो इंटरेस्ट देन टैक्स कितना बनता। सर अगर इंटरेस्ट नहीं होता ना तो पीबीटी हमारा 1,50 आता, पीबीटी हमारा 1,50 आता, वन टैक्स होता, इंटरेस्ट होता ही नहीं अगर, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा 1,50 आता। 1,50 का 30% देन टैक्स इज इक्वल्स टू 1,50,000, 1,50,000 इंटू 30% कितना आएगा 45,000। तो हमको टैक्स कितना देना पड़ता 45,000, और अभी कितना देना पड़ रहा है सर, अभी हमको 39,000 देना पड़ रहा है। तो 45 की जगह 39 देना पड़ रहा है ना, टैक्स सेविंग हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल। सो टैक्स सेविंग ड्यू टू इंटरेस्ट, सो टैक्स सेविंग ड्यू टू इंटरेस्ट। देखा, तुम लोग तो सोचे थे इसमें क्या ही सीखने को मिलेगा, है ना, इसमें तो बहुत कुछ सीखने को मिल गया। टैक्स सेविंग ड्यू टू इंटरेस्ट 45,000, और ऐसे टैक्स देना पड़ रहा है 39,000। टैक्स नहीं दूं, इंटरेस्ट नहीं दे रहा हूं अगर, तो इंटरेस्ट का खर्चा नहीं होता तो 45,000 का टैक्स देना पड़ता, लेकिन इंटरेस्ट का खर्चा है इसलिए 39,000 का टैक्स देना पड़ रहा है। कितना टैक्स सेविंग हो गया 6,000 का टैक्स सेविंग हो गया। सो नाउ वी कैन से, क्या कह सकते हैं हम लोग, सो नाउ वी कैन से क्या कहोगे तुम। इंटरेस्ट कॉस्ट दो तरीके से बांटना, एक तो बिफोर टैक्स और एक आफ्टर टैक्स। इंटरेस्ट की कॉस्ट हम दो तरीके से देखते हैं, बिफोर कंसीडरिंग टैक्स सेविंग,
बिफोर कंसिडरिंग टैक्स सेविंग। ये बाजू में ले जाके तुमको समझा रहा हूं ना, ये नोट से हटके, ये बहुत काम आता है, बहुत काम आता है। बिफोर कंसिडरिंग टैक्स सेविंग कितना, 20,000। टैक्स सेविंग के बिना तो 20,000 का खर्चा है। हम कहेंगे भैया इंटरेस्ट की कॉस्ट कितनी आ रही है, 20,000, 2 लाख पे 10%, सिंपल 10 वन। ओके, लेकिन इस 20,000 के कारण आपका 6,000 का टैक्स भी बच रहा है, 6,000 का टैक्स भी बचा है, उसको भी कंसिडर करेंगे। अच्छा, फिलहाल इसको क्या बोलेंगे, दैट इज 20,000 रुपए की आपकी कॉस्ट है, डिवेंचर्स कितने के, 2 लाख रुपए के। कितना परसेंटेज हुआ, 10%, 10%। ओके, और एक हम देखेंगे क्या, इंटरेस्ट कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट आफ्टर कंसीडरिंग टैक्स सेविंग। मैंने कहा भाई इंटरेस्ट देने की वजह से गवर्नमेंट को तो टैक्स कम देना पड़ा ना, आखिर आज तू गवर्नमेंट को कम टैक्स दे पा रहा है तो क्यों दे पा रहा है, इसी इंटरेस्ट की वजह से, तो उसको भी कंसिडर कर आफ्टर कंसिडरिंग टैक्स सेविंग। मैं कहा 20,000 रुपए ऐसा इंटरेस्ट का खर्चा है, लेकिन इसकी वजह से 6,000 रुपए गवर्नमेंट को कम देने पड़ रहे हैं, तो बचत हुआ कि नहीं हुआ, एक खर्चा करने पर अगर दूसरे खर्चे में बचत हो रहा है, तो देखा जाए तो नेट कॉस्ट तो कितना आएगा, नेट कॉस्ट 14,000। नेट कॉस्ट कितना, 14,000, 14,000 रुपए, इसको हम बोलेंगे नेट कॉस्ट। नेट कॉस्ट रिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, पूरा लिख देता हूं, नेट कॉस्ट रिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। अब मुझे अगर कोई डिसीजन लेना होगा तो मैं क्या सोचूं, इंटरेस्ट का खर्चा 20,000 सोचूं या 14,000 सोचूं, 14,000 सोचूं कि 20,000। सर अब तक तो हम 20,000 ही सोचते आए थे, लेकिन आज पता चला कि एक खर्चे की वजह से अगर दूसरा खर्चा बच रहा है, तो भैया ये किसकी वजह से हो रहा है ना, इंटरेस्ट की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, इंटरेस्ट की वजह से हो रहा है। तो 20,000 की वजह से 6,000 बच रहे हैं ना, तो इंटरेस्ट कहेगा कि भैया मेरा फिर इम्पैक्ट तो आपके प्रॉफिट पे 14,000 ही है ना नेट, तो 20,000 माना कि मेरा इंटरेस्ट का खर्चा है, लेकिन इसकी वजह से टैक्स भी तो बचा तुम्हारा, तो मेरा एक्चुअली प्रॉफिट पे जो बर्डन है, ईपीएस पे जो बर्डन है वो 14,000 का है। ईपीएस पे जो बर्डन है नेट, वो 14,000 का है। नेट कॉस्ट रिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। ओके, डिसीजन मेकिंग के लिए हम 14,000 ही कंसिडर करेंगे। दैट इज परसेंटेज में अगर मैं बात करूं, परसेंटेज में 14,000 की कॉस्ट है नेट कॉस्ट, 2 लाख के डिवेंचर्स थे, ओके, इंटू 100 कितना हुआ, 7%। ओके, 7%, नेट कॉस्ट कितना आ रहा है, 7% आ रहा है, 10% नहीं पड़ा, दिखाने को रेट 10% है, बट इफेक्टिवली ईपीएस पे कितना इंपैक्ट आ रहा है, सिर्फ 7% का। ओके, अब हम इसको ऐसा बोलेंगे, इंटरेस्ट कॉस्ट बिफोर टैक्स और इंटरेस्ट कॉस्ट आफ्टर टैक्स। अब हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक तो इंटरेस्ट कॉस्ट बिफोर टैक्स है, बिफोर कंसिडरिंग टैक्स सेविंग, और एक है इंटरेस्ट कॉस्ट आफ्टर टैक्स, मतलब आफ्टर कंसीडरिंग टैक्स सेविंग, आफ्टर कंसीडरिंग टैक्स सेविंग। ओके जी, कितना, बिफोर टैक्स 10% और आफ्टर कंसीडरिंग टैक्स सेविंग 7% का ही कॉस्ट है, 7% का ही कॉस्ट है। अच्छा, ये कैलकुलेट कैसे हुआ वो भी दिखा देता हूं, एक शॉर्ट ट्रिक, और 7% तो है ही, आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, 10 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, बिफोर टैक्स जो कॉस्ट है इंटू 1 माइनस टैक्स रेट कर दोगे तो आफ्टर टैक्स आ जाएगा। मतलब सिंपल, 10 में से अगर 30% हटा दोगे तो 7 बच जाएगा, ठीक है ना। 10 में से अगर 30% टैक्स रेट 30% ना, तो 30% इंपैक्ट हटा दो, 10 माइनस 30%, अपने आप 7% बच जाएगा। डन। तो आई थिंक आया होगा तुमको ये अच्छे से समझ में, है ना। बहुत सारी चीजें होती है सीखने की, एफएम में तो खासकर। चलिए, नाउ नेक्स्ट टर्म हम और समझ लेते हैं, फिर हमारी क्लास है ना यहाँ पे ही खत्म कर देंगे। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, सेम जैसे इंटरेस्ट पढ़ा ना, सेम वैसे ही प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। ओके, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड में क्या होगा सर, ये भी फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट है, बिल्कुल, ये भी पैसा रेज करने के रिगार्डिंग ही तो कॉस्ट है, तो फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट, फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट।
अगर आपने कैपिटल जो रेज किया वो प्रेफरेंस शेयर से किया है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या देना पड़ेगा, डिविडेंड देना पड़ेगा, और वो जो डिविडेंड का रेट होता है वो फिक्स होता है। ओके, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, कुछ पोर्शन तो यहाँ का कंटिन्यू करेंगे। टोटल कैपिटल, आरओआई, डिवेंचर, टैक्स रेट, ये हम ये वाला ही कंटिन्यू करेंगे। टोटल कैपिटल 10 लाख, आरओआई 15%, डिवेंचर्स 2 लाख, टैक्स रेट 30%, 12% प्रेफरेंस, 12% प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं, कितने के, 3 लाख रुपए के। मतलब 10 लाख की जो टोटल कैपिटल है उसमें से 2 लाख के तो डिवेंचर है और 3 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स है, 3 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स है। कैलकुलेट प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, अगेन वही बात, बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स, कैलकुलेट प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। ठीक है जी, बताएंगे, लिखो सॉल्यूशन, लिखो सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन में क्या भाई, स्टेटमेंट तैयार करो तुम तो, स्टेटमेंट भी कॉपी कर लूं क्या, यहां से यहां तक का तो ईबीआईटी से लेकर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक का तो कॉपी कर लेता हूं। सॉल्यूशन में ईबीआईटी कितना, सर ईबीआईटी टोटल कैपिटल तो अभी भी 10 लाख ही है, बताने से क्या हो जाता है कि प्रेफरेंस इतना है, टोटल कैपिटल 10 लाख है, 10 लाख का 15% 150, इंटरेस्ट 2 लाख पे 10%, 20,000 यहाँ पे 20 लिखोगे। ठीक है, पीबीटी आया 130, देन टैक्स 30%, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद क्या किया जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कितना है, 3 लाख रुपए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, और रेट कितना था, 12% प्रेफरेंस शेयर, तो 36,000 रुपए का क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड होगा। ओके, 36,000 रुपए का प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, क्या आ गया, 55,000। ये आ गया इतेश, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, और इसमें डिवाइड कर देना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो ईपीएस भी आ जाएगा। ओके, अब बताओ क्या इसकी वजह से कोई टैक्स सेविंग हुआ है, इज देयर एनी टैक्स सेविंग ड्यू टू, इज देयर एनी टैक्स सेविंग ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, लिखो, इज देयर एनी, इज देयर एनी टैक्स सेविंग ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, is there any tax saving due to preference share dividend। ओके, क्या आपको लगता है प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड की वजह से कोई टैक्स सेविंग हुआ होगा, सोच के बताओ, क्या प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड की वजह से गवर्नमेंट को कोई टैक्स कम देना पड़ रहा है, देखा नहीं, टैक्स की कैलकुलेशन तो पहले ही हो गई है, टैक्स की कैलकुलेशन तो पहले ही हो गई है, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड तो बाद में दिया गया। तो इस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, इस फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट की वजह से टैक्स में किसी तरह की कोई सेविंग नहीं आ रहा है, टैक्स पे कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा है, ये डिविडेंड का टैक्स पे कोई इंपैक्ट नहीं था ना कैलकुलेशन में, तो टैक्स कहीं सेव नहीं हो रहा है, तो हम लिखेंगे नो, देयर इज नो टैक्स सेविंग ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, नो, देयर इज नो टैक्स सेविंग, there is no tax saving due to preference share dividend, due to preference share dividend। okay, कोई टैक्स सेविंग नहीं है प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड की वजह से। नाउ वी कैन से अगेन वही, बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स, तो अब हम क्या बोलेंगे भैया, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कितना आ रहा है, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है कितना, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड का अमाउंट है सर भाई 3 लाख का 12%, 3 लाख का 12% कितना आ रहा है, 36,000 रुपए, ये जो 36,000 है 36,000,
इसको आप बिफोर टैक्स कहोगे कि आफ्टर टैक्स कहोगे? बिफोर टैक्स कहोगे कि आफ्टर टैक्स? सर टैक्स सेविंग होता ही नहीं है, तो टैक्स सेविंग कंसिडर हमने कर भी लिया, उसके बाद भी यही है, टैक्स सेविंग को कंसिडर करने के बाद, क्योंकि टैक्स सेविंग है ही नहीं, तो टैक्स सेविंग को हमने कंसिडर कर लिया। आफ्टर टैक्स कॉस्ट यही है वो नेट कॉस्ट रिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। आफ्टर टैक्स मतलब वही नेट कॉस्ट रिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन की जब भी बात आएगी आफ्टर टैक्स कॉस्ट कंसिडर किया जाएगा, और आफ्टर टैक्स कॉस्ट कितना है? दैट इज कितना? 36,000 रुपए डिवाइडेड बाय 3 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर इंटू 100, 12%। तो रेट में अगर बात करें तो 12%, दैट इज 12%। ओके, तो तुमने एक चीज नोट की क्या? ये जो डिवेंचर्स पे जो इंटरेस्ट था, ये जो दिखाते हैं 10% डिवेंचर्स, ये बिफोर टैक्स होता है कि आफ्टर टैक्स? सर ये ना बिफोर टैक्स होता है, बिफोर टैक्स। इस पर टैक्स सेविंग कंसिडर किया जाता है क्योंकि इसकी वजह से टैक्स सेविंग होता है। तो टैक्स सेविंग अगर देखेंगे तो 10% नहीं रहेगा, नेट कॉस्ट 7% हो गया था। लेकिन प्रेफरेंस शेयर के केस में रेट कितना? 12%। और क्योंकि इसकी वजह से टैक्स सेविंग नहीं होता है, तो आफ्टर टैक्स भी कितना है? ये बिफोर टैक्स नहीं, आफ्टर टैक्स कितना कॉस्ट आएगा आपको? 12% रहेगा। ठीक है। हाँ, लेकिन टू मेक कंपेरेबल विद द बिफोर टैक्स कॉस्ट, कभी कभी हमको बिफोर टैक्स कॉस्ट के साथ कंपेयर करना होता है, तो उसके लिए हम इसको भी बिफोर टैक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो टू मेक कंपेरेबल विद बिफोर टैक्स कॉस्ट, टू मेक कंपेरेबल विद बिफोर टैक्स कॉस्ट हम प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड पता कर देते हैं बिफोर टैक्स। वो बोलेगा तब, बाकी मैं तुमको बता देता हूं, हमको नीड किसका होता है? आफ्टर टैक्स का ही होता है। बट बोलेगा तो मैं बिफोर टैक्स में कन्वर्ट कर सकता हूं। कैसे करूंगा? जब आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है? 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा? 1 माइनस टैक्स रेट से डिवाइड कर देना होगा। 1 माइनस टैक्स रेट से डिवाइड कर देना होगा। देखो कितना आ रहा है? 17.142857%। अच्छा, इसको सर ये डिवाइड करने से कैसे है वगैरह, इसके लिए मैं तुमको एक थोड़ा सा एग्जांपल बताता हूँ हटके, है ना, समझना। ये कैसे 1 माइनस टी का क्या गेम होता है भैया, ये देखते हैं। ओके, देखो कैसे होगा। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ भैया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 2000, और टैक्स रेट है, इसको स्मॉल टी से डिनोट किया जाएगा, स्मॉल टी। टैक्स रेट है 30%। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सर इसमें क्या बड़ी बात है? 2000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स से लेस 30% करते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। बिल्कुल, लेस 30% करते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है। सेम वैसे ही फॉर्मूला से भी आ सकता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, या तो स्टेटमेंट बनाओ या फिर फॉर्मूला लगा दो। देखो, या तो स्टेटमेंट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस टैक्स दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या तो ऐसे कर लो, या सिंपल ऐसा फॉर्मूला से प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, इंटू 1 माइनस टैक्स रेट करते ही ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसा? 2000 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट कितना होगा? 1400। ओके, हो गया सिंपल। तो किसी भी अमाउंट को अगर 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट हो जाता है। और वैसे ही सेम, मान लो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है 1400, टैक्स रेट है 30%। अब आपको बोला जाए प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताओ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताओ, तो क्या करोगे? तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए आपको क्या करना होगा? फॉर्मूला शफल करोगे। आफ्टर टैक्स लेफ्ट साइड में था, 1 माइनस टी को लेफ्ट में लेके जाओगे तो क्या करोगे? डिवाइड में लेके जाओगे कि नहीं? बिल्कुल। तो किसी भी अमाउंट को अगर 1 माइनस टी से डिवाइड किया जाता है तो वो बिफोर टैक्स में कन्वर्ट हो जाता है।
ओके सर, कैसे? 1400 है, डिवाइड बाय 1 माइनस 0.3, 2000 आ जाएगा, बस हो गया। तो मैंने भी यही किया, किसी भी अमाउंट को अगर, किसी भी आफ्टर टैक्स अमाउंट को अगर 1 माइनस टी से डिवाइड किया जाए तो वो बिफोर टैक्स में कन्वर्ट हो जाता है, जस्ट लाइक दिस, सिंपल। और 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई किया जाए, 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट हो जाता है, हो गया। चलिए, डन है क्या? तो ईपीएस की कैलकुलेशन बताइए, और ईपीएस में जितने भी टर्म्स हैं वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं, है ना। फटाफट से देखो क्या क्या पढ़ा अपन ने आज, एक बार रिकॉल कर लें। क्या क्या है सर? क्या जनरली रिकॉल क्या रहेगा, नेक्स्ट क्लास के शुरुआत में रहेगा, लेकिन अपनी स्टार्टिंग की क्लासेस है तो अभी लास्ट में भी हल्का सा बता देता हूँ, वरना घर पे रिवाइज करके आओगे। और मैं जब क्लास स्टार्ट करूंगा उससे पहले क्या करूंगा, 5 मिनट का एक क्या कर दूंगा, आपको रिकॉल करवा दूंगा, रिकैप दे दूंगा। चलिए देखो, तो व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर? सर कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? सिंपली बिजनेस के अंदर जो टोटल कैपिटल लगा हुआ होता है, उसमें टोटल कैपिटल में डिफाइन करना कि उस टोटल कैपिटल में कितना इक्विटी है, कितना प्रेफरेंस है, कितना लॉन्ग टर्म डेट है, कितना रिजर्व्स है, दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके, शॉर्ट टर्म कैपिटल्स में इंक्लूड नहीं होगी, करंट लायबिलिटीज में इंक्लूड नहीं होगी। जैसे ही करंट लायबिलिटी इंक्लूड करते हो ये फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कहलाएगा। देन ईपीएस की बात करें तो ईपीएस कैसे कैलकुलेट होता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे, कंट्रीब्यूशन आएगा। ओके, लेस क्या करोगे सर? कंट्रीब्यूशन में से लेस फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट लेस करना होता है, तो ईबीआईटी आएगा। ईबीआईटी में से इंटरेस्ट लेस किया, ईबीटी आएगा। ईबीटी में से लेस टैक्स करोगे, पीएटी आएगा। पीएटी में से प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड लेस कर देना, इतेश आ जाएगा। इतेश मतलब अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, और अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर को डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो ईपीएस आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने बात किया कि भैया ईबीआईटी, तो मैंने कहा क्या आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर आपकी ईबीआईटी को इफेक्ट करता है? नहीं, हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर हमारी ईबीआईटी को इफेक्ट नहीं करता है। आप चाहे इक्विटी से पैसा रेज करो, डिवेंचर से रेज करो, प्रेफरेंस से रेज करो, रिजर्व एंड सरप्लस से कर रहे हो, उसका ईबीआईटी पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। उसका इंपैक्ट आएगा ईबीआईटी के बाद, इंटरेस्ट कितना देना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कितना देना है, बाकी जो बचेगा वो किसका रह जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स का रह जाएगा। ओके, फिर हमने जाना पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है सर? ऐसा कॉस्ट जो प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज होता है, प्रोडक्शन जैसे जैसे बढ़ेगा कॉस्ट बढ़ेगा, प्रोडक्शन कम होगा कॉस्ट भी कम होगा। ओके, फिर सर हमने एक इंपॉर्टेंट बात जाना कि वेरिएबल कॉस्ट टोटल में वेरिएबल होता है, लेकिन पर यूनिट की बात किया जाए तो वो फिक्स्ड होता है। ऐसे ही फिक्स कॉस्ट क्या होता है सर? जो प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज नहीं होता है, मतलब जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन पर भी आपको क्या करना होगा, वो कॉस्ट इनकर होगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या बोलेंगे, फिक्स कॉस्ट टोटल में तो फिक्स्ड होता है, लेकिन पर यूनिट क्या होता है? वेरिएबल होता है। पर यूनिट क्या होता है? वेरिएबल होता है। 10 याद रखना, ये सब चीजें कहीं पे भी काम आ जाए, ठीक है ना। सिर्फ हम इस सब्जेक्ट के लिए नहीं, हम अपना जीवन का ज्ञान बढ़ाने के लिए पढ़ते हैं। फिक्स कॉस्ट को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, एक फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है, और एक फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट कहाँ कहाँ हमारी थी? हमारे यहाँ पर कंट्रीब्यूशन में से लेस करेंगे फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो ईबीआईटी आ जाता है। तो फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है? बिजनेस को रन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए जो भी खर्चा फिक्स नेचर का है वो फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट होगा, और बाकी कैपिटल रेज करने का जो भी खर्चा है वो फिक्स जो नेचर का है वो फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट होगा, जैसे इंटरेस्ट हुआ, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड हुआ। ईबीआईटी क्या होता है? अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है। आरओआई क्या होता है? ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब टोटल कैपिटल पे आपने क्या कमाया, है ना। ईबीआईटी कमाया तो बस उसका परसेंटेज देख रहे हो आप। ओके, देन अच्छा ये बिफोर टैक्स होता है? बिल्कुल बिफोर टैक्स होता है, क्योंकि ईबीआईटी जब बिफोर टैक्स है, अर्निंग्स आपने बिफोर टैक्स लिया तो परसेंटेज भी क्या आएगा? बिफोर टैक्स ही आएगा। नाउ इंटरेस्ट का खर्चा के बारे में हमने जाना कि इंटरेस्ट का खर्चा बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स दोनों देखा। तो मैंने कहा भैया जो जैसे डिबेंचर 2 लाख के, 2 लाख का 10% इंटरेस्ट रेट दे रखा है 10%, तो ये 10% बिफोर टैक्स है कि आफ्टर टैक्स? तो ये बिफोर टैक्स है। क्यों? क्योंकि 2 लाख का 10% 20 है, लेकिन इस 20,000 के कारण 6,000 की टैक्स सेविंग हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई सर। तो नेट कॉस्ट देखा जाए तो कितना है इंटरेस्ट का? 14,000 ही तो आया, दैट इज 7%। यही आफ्टर टैक्स कॉस्ट बोलते हैं कि भैया आफ्टर कंसिडरिंग टैक्स सेविंग, है ना, नेट कॉस्ट जो कि रिलेवेंट होगी हमारी डिसीजन मेकिंग के लिए। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड में किसी तरह का कोई टैक्स सेविंग नहीं होता है, तो जो रेट है 12% वो हमको पे करना ही पड़ेगा। 3 लाख का 12% नेट खर्चा हमको इतना आएगा ही आएगा, टैक्स सेविंग है ही नहीं, तो इसको हम बोलते हैं आफ्टर टैक्स कॉस्ट। हाँ, टू मेक कंपेरेबल विद बिफोर टैक्स कॉस्ट, किसी और की बिफोर टैक्स कॉस्ट या बिफोर टैक्स अर्निंग से अगर मुझे इसको कंपेयर करना हुआ तो यस, मेरे को इसको बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करना आता है। मुझे 1 माइनस टी से डिवाइड करूंगा तो बिफोर टैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी रिलेवेंट क्या होता है? आफ्टर टैक्स होता है। कंपेरेबल बनाने के लिए कभी कभार बिफोर टैक्स को बिफोर टैक्स से कंपेयर करना पड़ता है, तो उसके लिए मैंने आपको बता दिए। डन है, चलिए तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। घर पे रिवाइज जरूर करना, अच्छा लगे तो बढ़िया बढ़िया कमेंट जरूर करना। आपके कमेंट्स के लिए हम लोग है ना, ऐसे ना जीते मान लो,
जीते हैं। आपके जितने अच्छे अच्छे कमेंट्स, प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं ना, मन को बहुत तसल्ली मिलती है, मन को बहुत अच्छा लगता है। और ऑब्वियसली कमेंट वही करेगा ना जो लास्ट तक देख रहा है, जो पहले भाग गया तो नहीं होगा। डिसिप्लिन मेंटेन करना जरूरी है। जो आज लास्ट तक बैठ गया ना, समझ लो कि वो जीत गया है, समझ लो कि वो जीत गया है। उसने अपनी जीत की पहली सीढ़ी पर, है ना, पहली सीढ़ी पर उसने क्या कर दिया है, कदम रख दिया है। तो भैया ऑल द बेस्ट फॉर द कंप्लीट सब्जेक्ट एंड कंप्लीट CMA। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, टेक केयर, बाय।